हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी नए पैटर्न पर आधारित मध्यकालीन इतिहास के विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि जो नया पैटर्न आया है सामने, उसके आधार पर जो मध्यकालीन भारत फर्स्ट पेपर 1206 से लेकर के 1605 ईस्वी तक के बारे में हम सभी को अध्ययन करना है। थोड़ी सी हम इस पर चर्चा करते हैं। 1206 यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के 1605 यानी कि अकबर की मृत्यु तक के बारे में हमको मध्यकालीन भारत के बारे में अध्ययन करना है। इसके साथ साथ हम प्रारंभ करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया ही कि 1206 यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो टॉपिक जो हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है। 1206 से लेकर के 1210 मात्र 4 वर्ष का कार्यकाल, कम समय का कार्यकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा है। इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का चित्र है, आप सबके सामने प्रदर्शित है, जो 1206 से लेकर के 1210 का कार्यकाल यहाँ चित्र पर दिखाई दे रहा है। इस दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है उसको हम देखेंगे। पहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में हमको इससे जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित, जो कि विश्वविख्यात है, कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला था, जिसका जन्म एक उच्च कुल में हुआ था। यद्यपि वह देखने में बहुत ही कुरूप था, भद्दा था, गंदा था, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई थी उसको जानने और परखने का कार्य आगे चल करके मोहम्मद गोरी ने के जैसे तेज तर्रार तुर्क आक्रमणकारियों ने किया। क्योंकि यह जो समय है कुतुबुद्दीन ऐबक का, यह समय दास का काल रहा है, जिसे इतिहासकारों ने दास वंश के नाम से भी विभूषित किया है। क्योंकि इसमें दास प्रथा प्रारंभ थी और इसमें दासों की खरीद फरोख्त प्रक्रिया प्रारंभ थी। दासों को खरीदा जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, फिर उसके साथ साथ अपने राज्य में किसी ऊंचे या निम्न पदों पर उसको रखा जाता था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ था, और देखने में अत्यंत कुरूप था, लेकिन वह कुशाग्र बुद्धि का था। इसके साथ साथ बचपन काल में ही, बाल्यकाल में ही उसे गुलाम बनाकर निसापुर जो कि फारस का देश है, के काजी फखरुद्दीन ने इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के अपने इसे खरीद लिया। इसके साथ साथ फखरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बाल्यकाल में ही सैनिक शिक्षा से लेकर के पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो जरूरी चीजें थी, इसके बारे में वह पूर्ण रूपेण इसको शिक्षा देकर के इसे परिपूर्ण बना दिया और यह अपने
अपने आप में एक प्रखर बुद्धि का बालक निकला, जो कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सैनिक प्रतिभा इसके अंदर फूट फूट करके भरी थी। आगे चल करके फखरुद्दीन, जो कि निशापुर का रहने वाला था, और फखरुद्दीन के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने भी वही कार्य किया जो कि फखरुद्दीन ने किया था। फखरुद्दीन के पुत्रों ने भी ऐबक को बेच दिया, और बेचा किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यह एक तुर्क आक्रमणकारी था, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लूटना और अपने राज्य वापस चले जाने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया फखरुद्दीन के हाथों, और वह उसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुआ, और कुछ ही समय में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सेना में एक टुकड़ी का नायक बना दिया। सेना में टुकड़ी का नायक बनाने के बाद धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी प्रगति की ओर प्रशस्त होता चलना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन के हर एक युद्धों में, मोहम्मद गोरी के हर एक युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा सहयोग रहा, और हर युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता हुआ चलता चला गया। यहाँ तक कि तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, और उस युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इन सब क्रियाकलापों से मोहम्मद गोरी के मन को कुतुबुद्दीन ऐबक भा गया, और आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर वो सभी प्रतिभाएं थी जो एक सफल शासक के अंदर समाहित होनी चाहिए। आगे चल करके हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के कोई संतान न होने के कारण मोहम्मद गोरी ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की योजना सोची। राज्यारोहण की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोहम्मद गोरी की कोई भी पुत्र नहीं था। मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था। इस नाते उसने वो सारी खूबी जो एक सुल्तान में होनी चाहिए, वो समस्त खूबी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर समाहित था। इस नाते उसने सोचा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम अपना प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी बनाएं। तो आगे चल करके कुछ ही समय में उसने अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, और इसके साथ साथ 1206 ईस्वी में गोरी ने नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, और नियुक्त करने के बाद उसे मलिक की उपाधि से विभूषित किया। मलिक की उपाधि से विभूषित करने के बाद, क्योंकि आगे चल करके तमाम प्रकार के छोटे मोटे इसके शासन काल में विद्रोह होने शुरू हो गए। क्योंकि कोई यह नहीं चाहता था कि इकदास पुनः दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर स्थापित हो, लेकिन कुछ ही समय के बाद लोगों ने इसकी डिमांड की कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही हमारे सल्तनत का शासक हो। आगे चल करके मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के मात्र 3 महीने के बाद ही 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि मैंने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक ही उसका कार्यकाल रहा है। मात्र 4 वर्ष तक ही उसका कार्यकाल रहा है। ऐसे अल्प समय में उसने बहुत ही बेहतरीन कार्य भी किए थे। उसके शासन प्रबंध की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष था, वह अल्पकाल में ही, क्योंकि उसके पास समय का अभाव था, इसके नाते क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तमाम चीजों को व्यवस्थित करना था, क्षेत्र में शांति व्यवस्था को स्थापित करना था, इस नाते वह अपना अधिक समय, यानी कि जो 4 साल का जो समय था, वह सारा समय युद्धों में ही व्यतीत किया, जिसके कारण वह प्रशासन की ओर
उचित ध्यान न दे सका। कारण ये था कि वह निरंतर युद्धों में व्यस्त था, इसके नाते वह प्रशासन की तरफ ध्यान न दे सका। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ कि फिर भी उसने विद्रोहों का, चूंकि युद्ध कर रहा था तो विद्रोहियों का दमन लाजमी है, इस नाते उसने युद्धों के दौरान विद्रोहों का दमन करके अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित की, जिसके नाते कुछ इतिहासकार उसके शासनकाल की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं यह एक तीव्र बुद्धि वाला कुशल शासक के रूप में हमारे सामने कुतुबुद्दीन ऐबक प्रदर्शित होता है। वह उसके अंदर उदारता, दानशीलता जैसे तमाम गुण समाहित थे, जिसके नाते मिनहाज उस सिराज नामक शासक ने उसे हातिम दूती के नाम से संबोधित किया है। कुछ इतिहासकार उसे उत्साही, उदार और न्यायप्रिय शासक मानते थे। उसकी दानशीलता की प्रशंसा करते हुए मिनहाज उस सिराज, बहुत ही बेहतरीन इतिहासकार रहे हैं उस समय के, उन्होंने उसे हातिम दूती की उपाधि से भी भूषित किया है। इसके साथ ही साथ लाख बख्श का करके भी पुकारा है। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला, उसे ही कहा गया है लाख बख्श। तमाम इतिहासकारों ने उसकी भूरी प्रशंसा की है और उसके अल्प समय में बहुत ही बेहतरीन कार्यों के द्वारा अपने शासन को संचालित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हालांकि जब वो गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद वह मलिक और सिपह सालार नामक पद से ही वो सिर्फ विभूषित रहा। कारण था कि वह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इसके साथ साथ उसने अपने नाम का न तो खुतबा पढ़वाया और न ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुआ, जिसके नाते इतिहासकार उसकी पूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसा प्रतीत भी होता है कि ऐबक ने धार्मिक उदारता और सहिष्णुता की नीति का पालन नहीं किया, क्योंकि वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। और जो अब तक के जितने भी मुस्लिम शासकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, हम लोगों ने पाया है कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उनका जो रवैया था लगभग कट्टरपंथी का रहा है, जिसके नाते हिंदुओं के प्रति हेय दृष्टि की भावना रखते थे। उसमें उसी की कड़ी में कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, जिसने युद्धों में जिहाद का जो शब्द होता है या धर्म युद्ध होता है के नारे दिए। जिहाद जो कि धर्म युद्ध होता है, जिसके बारे में उसने लोगों को बताया और नारा दिया और लोगों को एकत्रित करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की हत्या की तथा मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, जिसके नाते जो हिंदू, चूंकि भारत बहुसंख्यक हिंदू देश था, जिसके कारण हिंदुओं के हितों के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं रहा और हिंदुओं के हृदय पर तमाम प्रकार का कुठाराघात किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य कला में रुचि। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला में रुचि थी, लेकिन सबसे अधिक दिक्कत क्या थी कि समयाभाव। जैसा कि मैंने बताया उसका शासनकाल मात्र 4 वर्ष का था, लेकिन मात्र 4 वर्ष के शासनकाल के कारण वह अपना अधिक से अधिक समय युद्धों में ही दिया था, जिसके नाते वह स्थापत्य कला में विशेष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सका। लेकिन रुचि थी कि वह चाहता था कि मैं भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में तमाम प्रकार के कार्यों को करूं, लेकिन मजबूरीवश, क्योंकि कारण यह था कि उसका शासनकाल मात्र 4 वर्ष का था, क्षेत्र में तमाम प्रकार की अशांति थी, तो क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए विद्रोहों का दमन करने में ही उसका काफी समय व्यतीत हो गया, जिसके नाते उसने स्थापत्य कला की तरफ कोई विशेष ध्यान न दे सका। ऐबक की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उसने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उन्हीं की सामग्री से 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली में स्थित कुब्बत-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कोई प्रश्न आपसे पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि अजमेर में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया
बनवाया गया है। कुब्बत उल इस्लाम समूह में कुतुब मीनार को महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति माना जाता है। यहाँ देखिए चित्रों के माध्यम से कुतुब मीनार, जिसमें 5 खंड बने हैं, 1 2 3 4 5 मंजिल इमारतें थी इसमें कुतुब मीनार में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसने प्रसिद्ध सूफी संत, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करने का कार्य किया। कोई अगर प्रश्न पूछता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में इसकी नींव रखी। और लेकिन इसको पूर्ण करने का कार्य, किसको पूर्ण करने का कार्य, कुतुब मीनार को पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया, जो आगे चल करके काफी ख्यात और विश्व प्रसिद्धि प्राप्त किया। आगे चलते हैं। अब तक जितने हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गोरी ने किसे मलिक की उपाधि दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम दूती कहकर पुकारा था? अभी आप लोगों ने अध्ययन किया कि मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम दूती कहकर पुकारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। फिर अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 24 जून 1206 ईस्वी को, 24 जून 1206 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी के साथ आज की क्लास ओवर। थैंक यू। अब हम अगली कक्षाओं में कल मुलाकात करेंगे।